यूपी पीसीएस में अगर हम लोग देखते हैं, जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है मेंस का, तो जियोग्राफी का भी बहुत रोल है। और जियोग्राफी जो आपके जुडिशरी मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्ट तो जियोग्राफी के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चंस आप अक्सर पा जाते हैं मेंस में। और उसमें आप लोग थोड़ा सा डाउट कर जाते हैं और अच्छे प्रश्नों को भी आप सही से लिख नहीं पाते हैं। उसके कारण मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका बेस जो फाउंडेशन है वो अगर अच्छा रहेगा, तो आप मेंस के क्वेश्चंस भी अच्छे से करेंगे। और उसके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी कैसे हम लोग स्टडी करते हैं और किस स्ट्रेटजी के साथ उसकी स्टडी की जाती है, उनको हम लोग को जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो बुक्स आपको पढ़नी है, वो आपके स्लाइड पर यहाँ दिख रही होंगी कि यहाँ से आप अपना एक अच्छा बेस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और जिसके आधार पर आप जुडिशरी के जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ, देखिए जो प्रीवियस ईयर के मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे जुडिशरी में, उनको हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके लिए एनसीईआरटी आपका बहुत बड़ा रोल एनसीईआरटी की इसमें रहती है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्लास अगर 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी खूब अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर आप लोग, क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस आप अगर देखे रहेंगे तो ही आपको हेल्प मिलेगी कि इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात की गई है, वायुमंडल की संरचना की बात की गई है। ठीक है, वायुमंडल के संरचना की, तो वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनको डिफाइन करना है, उनको डिफाइन करना है। जैसे आपने यहाँ देखा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ठीक, आयनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको डिफाइन करना है। और हम सभी ये जानते हैं कि जो हमारे अर्थ है उसके अर्थ के चारों ओर, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की गैसों का जो मिश्रण है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टिका हुआ है। और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग हाइट पे जाते हैं तो हमें अलग अलग लेयर और उसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी में इसको दिया गया है और बहुत अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और अच्छे नंबर उठा सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे भारत की जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 राज्य गोवा, केरल, त्रिपुरा और मिजोरम को घटते क्रम में आपको लिखना है। क्योंकि देखिए सेंसस क्वेश्चन है और यहाँ पर स्पेशली आप देख रहे हैं कि कौन कौन से जो छोटे छोटे एरिया में, जो छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट देखिए 2 आपके यहाँ पर ले लिए गए हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के। और आप देखिए 2 आपके वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वहाँ से गोवा और केरल को ले लिया गया है। तो इनकी लिटरेसी या साक्षरता के आधार पर घटते क्रम में, इनको बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ जनगणना से भी क्वेश्चंस आ सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो सेंसस है उस वहां से क्वेश्चंस जरूर आपके बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए अभी इस तरह से दिया गया, हो सकता है अगली बार कोई दूसरा स्टेट दे दे, तो जनगणना हो गया, डेंसिटी या पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, चाहे आपकी यहाँ देखिए साक्षरता दिया गया, लिटरेसी दी गई है। ठीक है, हो सकता है आगे डेंसिटी पूछ ले, घनत्व पूछ ले, तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है भाई। ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर ध्यान में रखिए यहाँ से। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखो अगर आपने इसको सही सीक्वेंस लगाया, सीधे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 नंबर सीधे मिलेंगे। मैंने बताया कि ऐसे बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस ज्योग्राफी से नहीं पूछते, और ये सब आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करना आपको बहुत जरूरी है। आगे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो 4 महानगर है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है, और चेन्नई है, उन 4 महानगरों को एक राजमार्ग से जोड़ने की योजना है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई
कितनी है, ठीक है। तो अब जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गई, इस पर क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कॉरिडोर पे आ जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट का जो कॉरिडोर है उस पर क्वेश्चन आ जाए, 100% आ जाएगा। और बहुत अच्छे से क्लास 11th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन है। आगे देखो, यूपी में अवस्थित जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए, उनके स्थापना के क्रम में, मतलब आपको क्रम का मतलब है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको सबसे पहले कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनका सीक्वेंस आपको जानना। देखिए कैसे प्रश्न आपसे यहां पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में कोई नई चीज पूछी जा रही है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अप्लाइड है, ये सब ज्योग्राफी के टच में है, लेकिन प्योर ज्योग्राफी नहीं है। तो हो सकता है कि अभी मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी कुछ नई और भी बनी है, तो वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग मित्रों जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, ये सेक्शन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, अगर देखिए प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे दिया गया है नर्मदा नदी पर बन रही सरदार सरोवर परियोजना की प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10 मार्क्स का है ये, आलोचनात्मक, आपको क्रिटिसाइज करना है इसमें। कहने का मतलब है कि इसके दो सेक्शन बताने हैं, एक तो इसकी अच्छाई क्या है और एक इसमें कमियां क्या है, इन दोनों को बताना है। अब इसमें अगर आप चाहें तो डायग्राम भी दे सकते हैं, और डायग्राम देंगे, जैसे मान लीजिए पूरा अगर आप नहीं बना रहे तो थोड़ा साउथ का, इंडिया का सेक्शन साउथ का बना के, ये जो नर्मदा नदी है इस सेक्शन में जहां पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है और कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे मान लो आपका इधर, ठीक है, एमपी है, और इधर आप देखेंगे ठीक है, इधर आपका गुजरात का हिस्सा है, ठीक है, इधर ये वाला हिस्सा एमपी का और इसके नीचे हिस्सा महाराष्ट्र का है। तो कितने राज्यों को ये लाभान्वित करती है, ठीक है। नर्मदा जो आप देख रहे हैं, ये जो नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, कितने राज्यों को लाभान्वित कर रही हैं, ठीक है। और इसमें कहां कहां तक इसका पूरा का पूरा जो कमांड एरिया है, और इससे क्या क्या लाभ है और इससे क्या क्या नुकसान भी, पर्यावरण पर क्या नुकसान पड़ रहा है, ठीक है, हमारे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जनजीवन है, उस पर क्या नुकसान है। तो दोनों पहलुओं को लिखना है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ समाज सेवियों ने भी इस पर आंदोलन किया था, उनकी क्या भूमिका रही थी, क्यों उन्होंने आंदोलन किया। तो अगर ऐसे आप पॉइंट्स डालेंगे, और बहुत, मैंने क्या कहा कि बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में, जैसे उसमें मेधा पाटेकर के बारे में बहुत अच्छे से उनका डायग्राम बना करके एनसीईआरटी में दिया गया और खूब अच्छे से डिफाइन किया गया है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके 100% वहां से मिलेंगे, ध्यान में रखना आपको। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी कि चाहे सब्जेक्ट हो चाहे और अदर सब्जेक्ट्स हो, तो हम लोग एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो देखिए यहां दिया गया, भारत में सूखे के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब यहां पर सूखे की बात की जा रही है, ठीक है, ड्राफ्ट की बात की जा रही है, मेजर, मान लीजिए यहां पर प्रमुख कारण क्या है सूखे के भारत में। आपको ये मालूम होगा कि भारत में सबसे बड़ी जो डिजास्टर्स या आपदा है, भारत की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर्स है, वो दो है। एक है आपका, ठीक है, बाढ़, और दूसरा है सूखा। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ और सूखा आते हैं। साइक्लोन या चक्रवात हो गए, सुनामी हो गई, ये सब बहुत कम है और कोस्टल एरिया में है, लेकिन बाढ़ और सूखा भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से है, डिजास्टर में से है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके 100% ये समझ लीजिए यहां से बनेंगे। मेंस में यहां से क्वेश्चन आना एकदम तय है, ये देख लीजिएगा, बाढ़ और सूखा से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है भाई, इसको खूब अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो सूखे के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, प्राकृतिक कारण भी है, मानव जनित कारण भी है और अन्य भी कारण हैं,
ठीक है। अब प्राकृतिक कारण क्या है, पहले तो सूखा क्या है, आपके भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सूखा क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे एरिया हैं इंडिया में, चाहे नॉर्थ के हो चाहे साउथ के हैं, जो सूखे क्षेत्र में हमेशा घोषित रहते हैं, और कुछ जब मानसूनी बारिश नहीं हो पाती उसके बाद सूखे घोषित किए जाते हैं। तो इस तरह से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सूखे क्षेत्र को, कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी हुई होते हैं। तो एक तो उसको भी आपको फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात है कि सूखे के कारणों पे हमें चर्चा करनी। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका सूखे के कारण पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सूखा, भारत में सूखे पड़ने के क्या क्या कारण है, तो कारणों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और हमें सूखा का जो एरिया है, जहां जहां भारत में सूखा अक्सर पड़ता रहता है, चाहे वो आपका राजस्थान का क्षेत्र हो, विदर्भ का हो, बुंदेलखंड का बेल्ट हो, ठीक है, ऐसे एरिया को अगर आप डायग्राम के माध्यम से दिखा देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये जो डायग्राम्स है ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है, इस पे तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पे बहुत फोकस कर रही है, जो नेशनल वाटर ग्रिड है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है, नेशनल वाटर ग्रिड पर। क्यों? क्योंकि इसी में ही आप देखोगे सागर माला तंत्र है, ठीक है, नदी जोड़ो अभियान भी दिया गया है, और आसपास का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां तक कैसे, ठीक है, जल को पहुंचाया जाए, पानी को पहुंचाया जाए, नदियों को जोड़ करके नहरों के माध्यम से उस पूरे एरिया को कैसे हरा भरा किया जाए, ठीक है। और जो सूखे क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जल को और जो पानी है उसको पहुंचा करके, ठीक, वहाँ की उन्नति कैसे कर सकते हैं, तो इस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है और इस पर काम चल भी रहा। आपको जैसे मालूम होगा कि कुछ ऐसी रिवर्स या नदियां हैं जिनको आपस में लिंक कर दिया गया है। जैसे आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो गोदावरी है, गोदावरी के साथ कृष्णा को लिंक किया गया है। इसी तरह से ही बेतवा और केन को भी लिंक कर दिया गया है। तो जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो एक्स्ट्रा जो वाटर या जो जल है जो व्यर्थ चला जाता है सागरों में या महासागरों में, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है, इस पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं कि नेशनल वाटर ग्रिड, इसको आपको बताना है। आपको जैसे मालूम होगा कि एक तो जैसे ये आपका सेक्शन है ये, ठीक है, यहां से एक देखेंगे ये आपका नेशनल वाटर, ये लाइन के रूप में जानी जाती है ये नेशनल। क्यों? क्योंकि इधर की जो रिवर है पश्चिम की तरफ बहती है, चाहे नर्मदा हो, तापी हो, इधर माही हो, ठीक है, इधर लूनी हो, और इधर वाली जो है गंगा है, ठीक है, यमुना है, और नीचे साउथ में हम आ जाएंगे तो आपका कृष्णा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, कावेरी है, ठीक है, और इधर और नीचे हम लोग आ जाएंगे वैगई है। तो इस तरह से दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और जो क्षेत्र ज्यादातर सूखे घोषित हैं उनको नदियों के उनको नहरों के माध्यम से या कनाल्स जो है उनके लिंक करके वहां तक पानी को ले जाया जाता है। तो इस सब पर आप देखेंगे, चर्चा करेंगे, और अगर डायग्राम्स बना करके इसको करते हैं तो बहुत अच्छे से ये, ठीक है, आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया गया, फिर जनगणना पे देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, जनगणना द्वारा दी गई नगरीय स्थलों की परिभाषा, ठीक है, राइट द सेंसस डिफिनीशन ऑफ अर्बन, ठीक है, प्लेसेस। 75 आपको 27 वर्ड्स में आपको लिखना है कि जो अर्बन प्लेसेस हैं, नगरीय स्थल हैं, ठीक है, जनगणना द्वारा उनकी परिभाषा क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। जैसे नगर किसको घोषित किया जाता है, नगर क्या होते हैं, नगरीय क्षेत्र क्या होता है जनगणना के अकॉर्डिंग, किनको हम लोग सिटी बोलते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि 75% जो सेकेंडरी या टर्सरी वर्क में काम करते, 75% एग्रीकल्चर को छोड़ करके जो काम करते हो, जो डेंसिटी है वो कम से कम 400, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कम से कम ये डेंसिटी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ही आप पाएंगे एक तो, ठीक है, साक्षरता की बात अगर हम करते हैं तो साक्षरता की भी दर ऊंची रहती है ऐसे क्षेत्रों में, जनघनत्व तो ज़्यादा रहता है ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में लोग ज़्यादा, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए,
ठीक है, जो नगरीय इकाई हैं, यूनिट्स हैं, वो वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया गया है अर्बन प्लेसेस, इसी तरह से ही अर्बन की क्या डिफिनीशन है या सिटी की क्या डिफिनीशन है, या टाउन या कस्बे की क्या डिफिनीशन है। ठीक है, तो इनको भी आपको, भारत में कुल कितने टाइप की सिटी, कितने टाइप के नगर हैं, भारत में कुल कितने टाइप के नगर है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए कि भारत में नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको मालूम भारत में नगरों को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 6 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। अगर इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा जरूर, वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया, भारत में पारिस्थितिकीय पर्यटन का किस प्रकार उन्नयन किया जा सकता है। तो जो पारिस्थितिकीय पर्यटन है, ठीक है, जैसे इको टूरिज्म की बात हो रही है, इको और टूरिज्म मतलब जो हमारा टूरिज्म है उसको इकोलॉजी से जोड़ करके, ठीक है, किया जा रहा है कि अगर हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को, पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखते हैं और हमारा अगर इकोसिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कहने का है कि जीव जंतु वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पल्लवित होंगे, अर्थात उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विविध प्रकार के जीव जंतु होंगे, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उस एरिया में आने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए। इससे एक तो आर्थिक विकास भी हम लोगों का होगा, ठीक है, और दूसरा और भी मनोबल बढ़ेगा कि हम अपने आसपास के एरिया में पर्यावरण को, जीव जंतुओं को संरक्षित रखें। तो इस पर भी, पारिस्थितिकी पर्यटन पर भी फोकस भारत सरकार कर रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मैंने कहा कि अप्लाइड क्वेश्चंस ज्यादा भाई पूछे जा रहे हैं, अप्लाइड ही क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी के अप्लाइड क्वेश्चन ये सब है, और बहुत ही अच्छे से ये सब मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स में पा सकते हैं। ध्यान में रखना है आपको, एनसीईआरटी की किताबों में ये सब बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब हमने देखा कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसको आपने यहाँ पर, ठीक है, देखे, तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी में से एक हम लोग संभावित बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपका फ्लड से रिलेटेड या अर्थक्वेक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको आपको ध्यान में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आप लोगों का मेंस का एग्जाम लगने ही वाला है, तो यहां से फ्लड से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। इसको खूब अच्छे से तैयार करना है। जैसे बात कर रहे हैं यहां पर फ्लड की, तो फ्लड या बाढ़ क्या है, ठीक है, बाढ़ क्या है, उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, और उसके रोकथाम के उपाय क्या है। देखिए फ्लड दिया गया है, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन की बात की जा रही है कि बाढ़ क्या होता है, बाढ़ क्यों भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक आपदा है या नेचुरल डिजास्टर्स है भारत में, सबसे ज्यादा वो आप देखेंगे सूखा और बाढ़ है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैंने यहां बात की कि फ्लड, पहले तो फ्लड हम जानेंगे कि बाढ़ किसे कहते हैं, तो बाढ़ आने के कारण क्या क्या है, ठीक है, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, और उसकी रोकथाम के उपाय क्या है। तो इस पे हम बहुत संक्षेप में चलेंगे। आपको लिखना कैसे है, देखिए जैसे मान लो अगर हम बात करें, हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को नॉर्मली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं इंडिया को। इधर आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया है और इधर आप देखेंगे साउथ इंडिया है। ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं, एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में हिमालय रीजन है जहां से ज्यादातर, ठीक है, नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और साउथ इंडिया ज्यादातर जो रिवर हैं अगर हम बात करें वो हिमालय से निकलती है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर नदियां, ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम 90% से अधिक की अगर हम बात करें तो वो हिमालयी रीजन से निकलती हैं, बाकी कुछ प्लेन और लेक्स से भी निकलती हैं। ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया की हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया की जो रिवर होती हैं
वो मानसूनी वर्षा पे ज़्यादातर डिपेंड करती हैं, भारत में मानसूनी वर्षा पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पा रहे हैं जैसे मान लीजिए नर्मदा है, तापी है, ठीक है, या फिर आप पा रहे हैं, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है या पेरियार है, ठीक है। और यहीं पर ही आप देखेंगे गोवा में भी एक दो नदियां हैं, जैसे मांडवी है, जुआरी है। तो ये साउथ इंडिया की जो रिवर है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो मानसून रेनफॉल होती है उस पर ज़्यादातर होती है। और जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर देखोगे जो हिमालय की जो ग्लेशियर हैं, जैसे मान लीजिए हिमालय है, ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं और ये एक्टिव हमेशा रहती हैं, सदावाहिनी रहती हैं, ठीक है। जबकि साउथ इंडिया की जो रिवर होती हैं वो आपको मालूम होगा, साउथ इंडिया की जो रिवर है जब मानसूनी वर्षा होती है तो उसके बाद ही वो एक्टिव होती हैं, नहीं तो हमेशा, ठीक है, उस उतनी मात्रा में पानी नहीं रहता है। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे जो फ्लड जोन है साउथ इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। साउथ इंडिया का एरिया ज़्यादातर आप देखो, क्यों, आप देखिए अंतर यहाँ देखिए दोनों में, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल भी होती है, वर्षा भी होती है, मानसूनी वर्षा भी होती है साथ में, ठीक है। जल की पूर्ति हमेशा बनी रहती है, क्यों, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ की रिवर हमेशा एक्टिव रहती हैं, ठीक है, नॉर्थ की। अब बात हम करते हैं, तो इससे एक आपके दिमाग एक समझ विकसित हुआ होगा कि फ्लड्स ज़्यादातर कौन से बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, किस बेल्ट में आपको ज़्यादातर फ्लड्स देखने को मिलेंगे। तो आइए उसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो फ्लड या बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ क्या है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है भाई, ध्यान में रखिएगा, एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ क्या है, ठीक है, उसके आने के कारण क्या है, उसका कैसे क्या प्रभाव है और उसकी रोकथाम के उपाय क्या है। इसी को ही आपको माइंड सेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है, इसी को ही आपको पूरे माइंड सेट करके चलना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा फ्लड या बाढ़ क्या है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर है एक नेचुरल ये डिजास्टर है। अब देखिए यहाँ पर ये आपदा दिया गया, डिजास्टर या आपदा दिया गया, कैसा है, ये नेचुरल है। तो आप लोग को नॉर्मली तीन टर्म्स आपको समझ में आना ही चाहिए। जैसे एक आप देखते हैं डिजास्टर है, आपदा है, ठीक है, दूसरा एक है एक्सट्रीम इवेंट है, चरम सीमा, एक्सट्रीम इवेंट है, चरम सीमा जिसे बोलते हैं, ये डिजास्टर हो गया, एक्सट्रीम इवेंट्स हो गया। और एक है हजार्ड है, एक जैसे एक टर्म्स आता है जिसे बोलते हैं हजार्ड, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस अभी बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इसमें देखते हैं कि डिजास्टर या जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम लोग देखते हैं आपदा क्या होता है, आपदा या डिजास्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर किसी भी एक एरिया में रेनफॉल हुई, रेनफॉल किसी भी एरिया में हुई, ठीक है, क्लाउड्स हैं वहां से रेनफॉल हुई, बादल हैं यहाँ से रेनफॉल हुई, या कोई किसी तरह का और भी मान लीजिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लो रेनफॉल की बात किए, किसी भी एक एरिया में वर्षा शुरू हो गई। लेकिन अब जो ये बारिश हो रही, तो बारिश होने के बाद जो यहाँ नीचे की जो यहाँ जो सॉयल है या मिट्टी है, एक लिमिट तक ही उस पानी को सोख सकती है या शोषित कर सकती है। लेकिन उसके बाद जब पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी तो वो पानी या कलेक्ट होता जाएगा, और कलेक्ट होते 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 आसपास के एरिया में वो फैलेगा, और फैलने के बाद आसपास के एरिया में फैल करके वो आसपास का जो निचला एरिया है उसको जलमग्न करता जाएगा, ठीक है। तो अब जहां तक लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, वहां तक तो किसी समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे ही एक लिमिट के बाद लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू किया,
तो समझ जाओ कि वो अंतिम सीमा है और उसके बाद समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो वही जो अंतिम सीमा है या जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स या चरम सीमा कह देते हैं, ठीक है, जिसके बाद समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब चरम सीमा के बाद जब समस्याएं, घरों में पानी घुस रहा है, ठीक है, निचले एरिया में पानी घुस रहा है, ठीक है, और आज धीरे धीरे उसका फ्लो या स्पीड भी बन रही है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान है और सब चीजें बहते हुए चली जा रही हैं, तो अब उससे जब जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा, जैसे मान लीजिए मानव पर उसका प्रभाव पड़ रहा है या जीवों पर पड़ रहा है, वनस्पतियों पर पड़ रहा है, वेजिटेशन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो अब इतना ज्यादा वो प्रभावित होने लगे आसपास का एरिया कि वहां के जो लोग हैं उसको संरक्षित करने में या बचा पाने में असमर्थ हो जा रहे हैं कि कैसे उन लोगों को, जीवों को, जंतुओं को और लोगों को, अपने रसद सामग्री को कैसे हम लोग सेव कर सके। तो उसके लिए बाहर से जब अगर मदद ले लिया गया है, बाहर से अगर हेल्प ले ली जा रही है, ठीक है, तो अगर बाहर से मदद ले ली जा रही है तो समझ जाइए कि ठीक है, इस तरह की जो घटना हुई बाढ़ के कारण और बाहर से लोग अगर हेल्प ले लिए हैं तो वो आपकी डिजास्टर्स या आपदा घोषित कर दिया जाता है उसको, ठीक है। अगर बाहर से नहीं, नॉर्मली ये घटना घटी है तो उसको आपदा नहीं बोलेंगे, घटना एक हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हमने बाहरी लोगों से मदद लेना, जैसे मान लीजिए, ठीक है, सेना से मदद ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स या और भी अदर कंट्री से भी हेल्प ले लिए, तो समझिए कि वह जो घटना है वह एक आपदा हो जाती है, घोषित हो जाती है, या आपदा जिसे कहते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि देखिए, नॉर्मली ये एक प्राकृतिक घटना है। क्या है बाढ़? क्या है? एक प्राकृतिक घटना है, एक नेचुरल कह सकते हैं इवेंट्स है, एक घटना के रूप में अगर हम बात करें, ठीक है। लेकिन इसको जब हम, ठीक है, जनजीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाए, जीव जंतु को नुकसान होने लगे, ठीक है, और बाहरी लोगों से जब हेल्प लेने लगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिजास्टर या आपदा कह देते हैं। बात समझ में आई? तो ये एक प्राकृतिक आपदा भी है, एक प्राकृतिक घटना तो है ही, क्योंकि ये अक्सर होती रहती है। आप अच्छा हमें ये बताइए कि कोई भी एक रिवर है, जैसे मान लीजिए एक नदी है, अगर वो नदी बहते हुए जा रही है, ठीक है, अब आपको मालूम है कि उसका जो बेसिन एरिया है, इधर इस साइड में इतना बेसिन एरिया है, इधर भी इसका रिवर का बेसिन एरिया इतना है। बेसिन का मतलब है कि जब बाढ़ और आती है तो अंतिम सीमा तक वो कहां तक वो पानी फैल सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए ज्यादातर जो नदी है इसी बेल्ट में ही बहेगी, लेकिन जब मानसूनी बारिश के कारण या और अन्य कारणों से मान लीजिए पानी इसका यहां तक लग गया, ठीक, लेकिन अगर हम और आप लोग इस बेसिन में जाकर के मकान बना ले रहे हैं, खेती कर रहे हैं और भी अन्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इनके एरिया में जाकर के कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इनके एरिया में जाकर के अगर हम काम कर रहे हैं और फिर जब बाढ़ आया तो हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि हम भाई इनके एरिया में है, बाढ़ आया तो हमारा जो है, ठीक है, ठीक ठाक नुकसान हो गया। तो जब नुकसान हुआ तो अब हम रिवर को दोष दे रहे हैं कि हाँ भाई ये नदी ने ऐसा काम किया है, और हम ये नहीं समझ रहे कि ये हम नहीं समझ रहे हैं कि हम इनके एरिया में जाकर के, हम इनके एरिया में, इनके क्षेत्र में जाकर के, इनके कमांड एरिया में, इनके बेसिन एरिया में जाकर के, ठीक है, अपना इंडस्ट्री लगाए हैं या खेती कर रहे हैं, मकान बनाए हैं, तो नुकसान तो मेरा होना तय है, ठीक है। तो पहले तो ये एक घटना के रूप में थी, क्या थी? एक घटना के रूप में थी, लेकिन जब इनके क्षेत्र में जब मानव आए और अतिक्रमण करें और फिर मानव का नुकसान हो, जीव जंतुओं का नुकसान हो, तो वो आपदा या डिजास्टर्स कहलाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपदा ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दिया गया, बाढ़ एक आपदा का नाम है जिसमें जल का अस्थायी अति प्रवाह होने से अत्यधिक जल जमाव, सूखी भूमि हो उसे बाढ़ या सैलाब कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे, ठीक है, फ्लड भी कहते हैं। तो फ्लड या बाढ़ क्या है कि जब किसी सूखे क्षेत्र में जल का भराव हो जाए,
ठीक है, लंबे समय तक पानी वहां पर जमा रहे, ठीक, और वहां के आसपास के जनजीवन पर उसका नुकसान पड़े, ठीक है, तो वो बाढ़ या फ्लड के रूप में जानी जाती है। देखते हैं बाढ़ के विशिष्ट प्रभाव क्या हैं। ठीक है, बाढ़ या जो फ्लड है उसके अगर हम लोग प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव हम तुरंत भी देख सकते हैं, मतलब जो डायरेक्ट है, और क्षणिक भी देख सकते हैं, टेम्परेरी है, और एक लॉन्ग टाइम का भी देख सकते हैं, लंबे पीरियड का भी देख सकते हैं कि बाढ़ का जो प्रभाव है लंबे पीरियड का भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्यक्ष या डायरेक्ट प्रभाव क्या है। अब बाढ़ हुई, बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के प्रभाव के कारण उस समय तुरंत, जैसे मान लीजिए चोट भी लग सकती है, पानी में बहते हुए लोग जा रहे हैं, मृत्यु भी हो सकती है, संपत्ति का नुकसान हो सकता है, ठीक है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं, विस्थापित भी हो सकते हैं। और इनडायरेक्ट क्या प्रभाव होता है, इनडायरेक्ट प्रभाव में जैसे क्या होगा कि उस समय एक स्थान दूसरे स्थान पर लोग शिफ्ट हुए, ठीक है, उनके पास ना पूंजी रह गई, ना पैसा रह गया, ना धन रह गया, तो एक स्थान दूसरे स्थान पर वो शिफ्ट हो गए, तो कुछ है ही नहीं, तो गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, बीमारी बढ़ी, तो ये सब अप्रत्यक्ष प्रभाव में फ्लड के अगर हम लोग कहते हैं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम के लिए, अगर हम बात करें जैसे लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम में क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि लंबे समय तक उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कह सकते हैं कि और अन्य मानवीय क्रियाकलाप हो, तो संभव ही नहीं है। खेती नहीं संभव है, लंबे समय तक खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो रोडवेज हैं या जो रेलवेज हैं उन सबका नुकसान हो जाता है, तो इस तरह की समस्या हो सकती हैं। आगे देखो बाढ़ के कारण क्या है, तो बाढ़ के हम लोग कई तरह के रीजन या कारण देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़ के कारणों में आप देखते हैं कि प्राकृतिक कारण भी हैं, मानव जनित भी कारण हैं, ठीक है, और अन्य भी कारण हैं। अब यहाँ पर कुछ कारणों की बात की गई है, जैसे बाढ़ के कई कारण हैं, इनमें देखो भारी बारिश है, ठीक है, बर्फीले तूफान है, तूफान, नदी बाढ़ शामिल है। ठीक है, बाढ़ का सबसे आम कारण है भारी बारिश का होना। आप लोगों ने भारी बारिश में एक चीज सुना होगा, क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना, बादल का फटना। ठीक है, तो बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट आप लोग ये जानते ही होंगे। तो क्लाउड बर्स्ट में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ज्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जब विंड्स ऊपर की तरफ जाती हैं, भाई ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ा रहे लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये फिर जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है उसके कारण ये कंडेंस होकर के, संघनित होकर के क्लाउड्स का निर्माण करेंगे और फिर रेनफॉल कराती हैं, वर्षा कराती हैं। ठीक है, या और ये लगातार अगर जैसे विंड्स आ रही हैं और खूब ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में खूब ज्यादा क्लाउड्स कलेक्ट हो गए और ऐसी बारिश हो रही है कि जैसे लग रहा कि ऊपर से नीचे नदी की धारा गिर रही हो, तो इस तरह की घटना को क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहते हैं, जिससे आसपास के जो निचले एरिया होते हैं, जो तराई क्षेत्र होते हैं, उसमें जल जमाव हो जाता है और जल जमाव के कारण, ठीक है, वहां पर बाढ़ आ जाती है और जिसके कारण आसपास का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, और जो कह सकते हैं कि उससे कृषि क्षेत्र में हो गया, मानवीय संपत्ति हो गई, ठीक है, जानवरों के ऊपर हो गया, पर्यावरण पर हो गया, वनस्पतियों पर हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो भारी बारिश में एक क्लाउड बर्स्ट भी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। ठीक है, जो जमीन को संतृप्त कर सकता है, अपवाह का कारण बन सकता है। ठीक है, जो फ्लड में अगर हम बात करते हैं तो फ्लड में जैसे जो तेज हवाएं होती हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर क्लाउड्स को लेकर के जाती हैं और वहां पर भी मूसलाधार बारिश कराती हैं, उससे भी फ्लड की संभावना रहती है। ठीक है, कोस्टल एरिया में आप लोग देखते होंगे जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें तटीय क्षेत्रों में सुनामी की घटना आप पा रहे हैं, या साइक्लोन्स या चक्रवात की घटना पा रहे हैं, तूफान जिसे या चक्रवात जिसे, ठीक है, चक्रवात की घटना होती है। इस कारण कोस्टल एरिया में या जो हाई टाइड्स आते हैं उसके कारण भी आसपास के जो कोस्टल एरिया होते हैं उसमें फ्लड या बाढ़ आ सकते हैं या आते रहते भी हैं।
हमने देखा बाढ़ क्यों आते हैं, तो उसके कई कारण हैं, कई कारणों को आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा भी। ठीक है, बाढ़ के जो प्रकार हैं, तो बाढ़ को नॉर्मली हम लोग देखते हैं कई अलग अलग रूपों में। जैसे आपने देखा कि नदी या कोस्टल एरिया में है, ठीक है, और ज़्यादातर जो फ्लड्स होते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए भी होते हैं, और जो कुछ समय के लिए जो फ्लड्स या आते हैं वो अक्सर भारी बारिश की वजह से, या जो अगर हम लोग बात करें कि पर्वतीय क्षेत्रों में, या जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फ की जो तूफानी बारिश होती है उसके कारण भी फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वो कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। भारत में हम बात करते हैं, क्योंकि रियल में फ्लड्स या बाढ़ आप अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, भारत में बाढ़ के का क्या कारण है और उसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, अभी मैंने पहले ही बताया था कि भारत की अगर हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये नॉर्थ इंडिया है, इधर नीचे आप देख रहे हो ये साउथ इंडिया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये देखो आपका कुछ पंजाब का और कुछ पंजाब हरियाणा का बेल्ट है, स्पेशली जो गंगा का बेसिन है, यमुना का जो बेसिन एरिया है। ठीक है, और इधर देखोगे घाघरा का है, गंडक का है, कोसी का है, और इधर ब्रह्मपुत्रा का है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये जो जोन या बेल्ट आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। और आपको मालूम हो कि ज्यादातर जो बाढ़ है इधर बिहार और वेस्ट बंगाल और इधर आपका असम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि ये निचले क्षेत्र है। ठीक है, देखिए स्लोप या ढाल ऐसे इधर इधर इस साइड से स्लोप या ढाल ऐसे, तो रिवर भी इस साइड से ऐसे ही, ठीक है, बहते हुए नीचे की तरफ आती हैं। तो जो बिहार का क्षेत्र है और ठीक है वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है वो ज्यादातर समतल क्षेत्र है और वहां पर लंबे समय तक पानी एकत्र रहता है। ठीक है, और जिस कारण पानी आगे बह नहीं पाता है और बाढ़ की संभावना यहाँ बनी रहती है। आपको जैसे मालूम होगा कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता ही रहता है, वो आप लोग जानते भी होंगे, अक्सर क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा वो कोसी रिवर है। ठीक है, कोसी नदी है। तो आपने देखा कि इस बेल्ट में ज्यादातर आपको बाढ़ का पूरा संभावित क्षेत्र दिख रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए गुजरात में साबरमती माही वाला जो बेल्ट है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अचानक में जब मूसलाधार बारिश होती है, जैसे मानसूनी जो वर्षा होती है अरब सागर से आकर के इस क्षेत्र में एक अचानक में जब बारिश कराती हैं तो उस समय बाढ़ आ जाता है। कभी कभार आपने देखा कि राजस्थान में भी बाढ़ देखने को मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए ऐसे क्षेत्र, ठीक है, अभी उतने एक्टिव नहीं माने जाते हैं जितने, ठीक है, जैसे इस क्षेत्र में चूंकि मालूम है कि यहाँ पर बाढ़ और की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो इस क्षेत्र में उतनी ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। और एक अचानक में जब इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो जाती है तो यहाँ एरिया जलमग्न हो जाता है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा नहीं था कि राजस्थान में और इस सब गुजरात में, ठीक है, बाढ़ आ गया था मूसलाधार बारिश के कारण। ठीक, कोस्टल एरिया में भी आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में भी, और इधर जो गोदावरी और कृष्णा का जो रिवर बेसिन वाला बेल्ट है, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का जो रिवर बेसिन बेल्ट है, ठीक है, इस क्षेत्र में भी आपके फ्लड या बाढ़ की थोड़ी बहुत कोस्टल एरिया में, ठीक है, दिख रहा होगा। और ये जो आप बेल्ट पा रहे हैं महानदी का है, और इधर वेस्ट बंगाल का जो बेल्ट है यहाँ पर भी आपने देखा है कि बाढ़ या फ्लड का बेल्ट, ये जोन, ये भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसे ही जरा हमें आप लोग बता सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है दामोदर रिवर को कहते थे, अब नहीं कहते हैं। कारण क्या है कि देखिए ये आप यहाँ पर पाएंगे, इधर आप पाएंगे छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का लगभग 80% एरिया झारखंड में है और 20% एरिया कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से ही दामोदर नदी पठारी भाग से जब नीचे समतल, ठीक है, समतल एरिया में, निचले एरिया में,
जहाँ पर पश्चिम बंगाल का भाग है, नीचे जब एक अचानक में पानी लेकर के निचले भाग में उतरती थी, ठीक है, दामोदर नदी, तो उस निचले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के वहाँ पर बाढ़ की संभावना बनी रहती थी, ठीक है, और आती भी थी। लेकिन जब दामोदर और उसकी जो सहायक नदी है बराकर रिवर, ठीक है, उस पर डैम बना दिए गए, जैसे तिलैया बांध है, नाम सुना होगा, ठीक है, पंचेत हिल डैम है, ठीक है, अय्यर डैम है, तो ये सब जो डैम बना करके जो एक्स्ट्रा पानी उसको कलेक्ट कर लिया गया, तो इस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बहुत कम हो गई। तो देखो एक चीज इससे ये भी क्लियर हो गया कि अगर कहीं बाढ़ और आ रही है तो ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर डैम बना करके, ठीक है, आसपास के एरिया, आसपास के सूखाग्रस्त एरिया तक वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वहाँ तक पहुँचा करके, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है इससे बहुत सारी अलग अलग नीतियाँ बनाई हुई हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं, तो उसके सबके तहत हम बाढ़ को और कह सकते हैं कि इससे होने वाले नुकसान को बहुत कम कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका ऐसे सूखेग्रस्त क्षेत्रों तक हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखा होगा। देखो भारत में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, एक तो आपने देखा भारत में, ठीक है, बाढ़ के कारण में एक मौसमी कारण है, मैंने बताया ही था। मौसमी कारण मतलब आपने देखा मानसूनी वर्षा, आप लोग अक्सर, ठीक है, जून से लेकर के उधर सितंबर के महीने तक, ठीक, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं ना कहीं भारत के कुछ ना कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, फ्लड्स या बाढ़ कहीं ना कहीं आपको सुनाई देता रहता होगा। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल माना जाता है वो मानसूनी वर्षा का माना जाता है, मूसलाधार जो बारिश होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें मानव जनित कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और अन्य कारण होते हैं, कभी कभार लो प्रेशर बेल्ट भी बन जाता है, ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ भी विंड्स बहुत तेजी से अपने साथ, ठीक है, ह्यूमिडिटी लेकर के आती हैं और रेनफॉल करा देती हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग राजस्थान में पाते हैं, अभी कुछ दिन पहले की घटना ये थी, ठीक है। मानव जनित कारणों में और भी अन्य कारण हैं, ठीक है, बहुत सारे मानव जनित कारण हैं जिनके कारण से भी, ठीक है, बाढ़ की संभावना बनी रहती है। जैसे हमने उनके एरिया को कैप्चर कर लिया जो नदी बेसिन एरिया है, ठीक है, और नदी को हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि उसको कंक्रीट और पत्थर से साइड साइड से पूरा का पूरा उसको बांधते चले जा रहे हैं। तो जब बांधेंगे, ध्यान रखिएगा, जब उसको बांध देंगे दोनों साइड से, ठीक है, कंक्रीट पत्थर से, तो और नदियों में सेडिमेंट्स या जो, ठीक है, गाद है वो बहता रहता है, तो उसमें जल का जो भराव है, जमाव है, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका लेवल ऊंचा होता जाएगा और उस ऊपर के एरिया को पार करके आसपास दूर दराज एरिया तक फैल करके वहां पर बाढ़ की संभावना भी ले आते हैं, ठीक है। तो इनको बांधना भी ये उचित नहीं है, खासतौर से कंक्रीट और जो बड़े बड़े कंक्रीट और पत्थरों से रिवर को एकदम पूरी तरह से सीमित कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए मौसम संबंधी जो जैसे कारकों में, मौसम संबंधी कारकों में यहाँ पर बात की गई भारी बारिश, अभी हमने डिस्कस किया था, भारी बारिश, हैवी रेनफॉल, इसमें स्पेशली आपने देखा था जो क्लाउड ब्रस्ट, बादल का फटना, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट की बात हुई थी, बादलों के फटने की बात हमने कही थी, ठीक है, और भी बादलों के फटने, और जो साइक्लोन है या चक्रवात है, भारत में ज़्यादातर अगर हम बात करें, भारत में ज़्यादातर जो साइक्लोन्स आते हैं ये इसी कोस्टल एरिया में आते ही हैं, ठीक है, जैसे उड़ीसा का जो बेल्ट है, ठीक है, आंध्रा का जो बेल्ट है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल का और तमिलनाडु का, इस बेल्ट में जो बे ऑफ बंगाल साइड से जो साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है, जो साइक्लोन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो साइक्लोन्स बनते हैं तो इस एरिया में आकर के, ठीक है, रेनफॉल कराते हैं और बाढ़ की अक्सर संभावना यहाँ बनी रहती है और बाढ़ और ले आते हैं, काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है। ग्लोबल वार्मिंग भी बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारण, ये भी ग्लोबल वार्मिंग माना जाता है। क्लाउड ब्रस्ट अक्सर ये आप देखते होंगे कहाँ पर देखने को मिलता है, ये कौन से एरिया में देखने को मिलता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो निचली घाटी वाले बेल्ट होते हैं वहाँ पर बाढ़ और आते रहते हैं। और भारी बारिश जैसे आपने देखा है कि बिहार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का, भारी बारिश की वजह से वहाँ पर भी बाढ़ और
आती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके मौसम संबंधी कारक। ठीक है, बहुत देखो बहुत ज़्यादा इसको मैंने क्या कहा है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में संभावित है और कैसे आपको लिखना। पहले तो क्वेश्चंस को आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी डिमांड क्या है, जो पूछा जाए उसी को ही माइंड सेट करके आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कि इनके कारणों की चर्चा कीजिए तो स्पेशली कारणों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि बाढ़ क्या है, बाढ़ कहाँ है, बाढ़ ठीक है कौन कौन से क्षेत्र में है, तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं करना हो कि उनके बाढ़ के आने के कारण क्या क्या हैं, उन पे हमें चर्चा करनी होगी। ठीक है, देखिए दूसरा जैसे मान लीजिए यहाँ पर भौतिक कारण है, तो भौतिक कारण में अपर्याप्त जल निकासी प्रबंधन इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई पॉइंट। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। अपर्याप्त जल निकासी प्रबंधन की हम लोग बात करते हैं। भाई आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक उदाहरण मैं बताता हूं, जैसे आप मान लीजिए गंगा नदी है। ठीक है, इसी गंगा नदी से ही साउथ की तरफ एक नदी ये गंगा है। इसी से ही साउथ की तरफ एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली। ठीक है, अब आपको ये मालूम होगा कि हुगली में अक्सर ठीक है जो गाद है या कह सकते हैं जो सेडिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। ठीक है, और जल निकासी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि गाद जब भर जाएगा, सेडिमेंट भर जाएंगे तो पानी है वो डायरेक्ट ना जा करके इधर उधर बहना शुरू कर देगा और दूसरे एरिया में जा करके उस एरिया को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इस समय समय पर हुगली की सफाई की जाती है और गंगा नदी पर ही एक डैम बना हुआ है फरक्का। कौन सा डैम है? फरक्का बांध बना हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही। तो वहां से हुगली नदी को जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, हुगली नदी को जो पानी मिलता है ज्यादातर कहाँ से? फरक्का डैम से मिलता है। और चूंकि गंगा नदी के पानी को यहाँ जब रोक लिया जाता है फरक्का डैम में, तो आगे गंगा कहाँ जाती है? ये गंगा कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश वालों ने विरोध किया था कि यहाँ फरक्का डैम में ज़्यादातर पानी रोक लिया जाता है और गंगा का पानी ठीक है बांग्लादेश को कम पहुँचता। चलिए वो तो अलग मैटर है। तो यहाँ हमने बात की, एक तो हो गया ठीक है अपर्याप्त जल निकासी। तो ठीक है निकासी की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है जिसके कारण ठीक है बाढ़ की संभावना बनी रहती है। दूसरा है जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो वाटर है कहाँ तक पहुँचाना है, कहाँ तक जाना है, कौन से एरिया में पानी पहुँचना चाहिए, वहाँ नहीं पहुँच रहा, और जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी का कलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण भी फ्लड्स या बाढ़ आते रहते हैं। ठीक है, तो इस पर भी फोकस करना है। तो आपको अगर ये हेडिंग्स अगर आपने लिख दी हैं ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा आपने एक एक दो दो लाइन लिख करके डायग्राम अच्छे से बना दिया है ठीक है, तो अच्छे नंबर इसमें मिलने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि भारत में बाढ़ और सूखा ये सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक ठीक आपदाओं में से एक है। अब मानव जनित कारणों में देखो एक गाद की बात बार बार आ रही है। ठीक है, आप ये समझिए कि जैसे आप लोग शहरों में देखते होंगे, अक्सर शहरों में बड़े बड़े जो नाले हैं, नालों में सीवर लाइन का पानी जाता है, जो सीवर होते हैं। और सीवर लाइन में आप देखते हैं ज़्यादातर क्या रहता है सीवर लाइन में? ठीक है, जो गाद है, जो अवसाद है, वो सब उसमें भरे होते हैं और वही जा करके नदियों में गिरते हैं, नदियों मिल जाते हैं। इस तरह से जो नदियां हैं धीरे धीरे उथली होती जाती हैं, सैलो होती जाती हैं, और जब पानी जब ऊपर तक आ जाएगा, जैसे आ जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों तक, दूर दराज क्षेत्रों तक वो फैल करके ठीक है उस एरिया को भी प्रभावित करेगा। अनुचित कृषि प्रथाएं, ठीक है, देखिए अनुचित कृषि प्रथाएं यहाँ दिया गया है। तो एग्रीकल्चर या खेती के ठीक है जो साधन है, सुलभ साधन है, उन साधनों का उपयोग ना करके ठीक है नदियों के माध्यम से नदियों का कटाव, नदियों के पानी का कटाव करके आसपास कटाव किया गया नदी के पानी का, एक व्यवस्थित रूप में नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं तो नदी के पानी कटाव करने से तो अपने खेत का नुकसान तो हुआ ही हुआ, दूसरे के खेतों का भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, पता लगे कि हम सिंचाई करने के लिए कि कहीं से नदी से एक ठीक है पतली एक धारा निकाल करके
ठीक है, लेकर के आए नहर के रूप में, और पता लगा कि हमने अपने खेती सिंचाई के लिए लाया तो पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में आ गया कि खेत का मेरा नुकसान तो हुआ है, बगल वाले के भी खेत का नुकसान हो गया। तो इसकी भी व्यवस्था ठीक है होनी चाहिए। वनों की कटाई, देखो यहाँ पर वनों की कटाई के कारण भी बाढ़ की संभावना बनी रहती है, बिल्कुल बनी रहती है। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए जो ठीक है आपके जो जंगल या जो होते हैं तो उनमें जो उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के साथ साथ में जो वाटर या पानी है वो रिस करके नीचे तक अंदर जा करके वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, नीचे तक जा करके, ठीक है। लेकिन जब हमारे पेड़ पौधे और जो इस तरह के जो जंगल हैं वो रहेंगे ही नहीं तो वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा, और जो मिट्टी है वो भी सूखी होती जाएगी, सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, उसमें नमी की मात्रा भी कम रह जाएगी, और ऊपरी सतह से ही पानी वो बह करके ठीक है दूसरे क्षेत्रों में चला जाएगा, और जो हमें ज़रूरत है पानी की वो ज़रूरतमंद पानी ठीक है वो आगे निकल जाएगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वनों की कटाई की हम बात किए थे, इसी तरह से बांधों का पतन, हम लोग कह रहे हैं जैसे बांधों का जो पतन है, जो फ्लड्स हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जो डैम्स हैं, बांध हैं, बांधों को अगर हम लोग अच्छे से व्यवस्थित तरीके से ठीक है अलग ज़्यादा से ज़्यादा उसका डैम्स का विकास करके पानी को कलेक्ट करें तो हम बाढ़ या इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर डैम्स या बांध नहीं रहेंगे तो जो अतिरिक्त जो जल है ठीक है वो आसपास के क्षेत्रों में जा करके वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा और बाढ़ की संभावना बन जाएगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ठीक है ये देखा कि मानव जनित कारणों हैं जिसके कारण ठीक है बाढ़ की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ देखिए भारत में बाढ़ ठीक है खतरे वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको हम लोगों ने डायग्राम में देखा ही था। स्पेशली जो सबसे जो खतरनाक क्षेत्र हैं ठीक है वो आप देख रहे हैं बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है ठीक इस क्षेत्र में भी फ्लड्स आते हैं। तटीय जो क्षेत्र है कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का है, उड़ीसा जो कोस्टल एरिया ज़्यादातर यहाँ पर आप कैसे ठीक है जो साइक्लोनिकल रेनफॉल होती है, चक्रवाती वर्षा होती है उसके कारण आते हैं। दक्षिणी गुजरात है और एक ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र है, घाटी क्षेत्र है, इसमें भी अक्सर बाढ़ और आते रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस एरिया को आप डायग्राम के माध्यम से ठीक है डायग्राम के माध्यम से इसको कौन कौन सा क्षेत्र है इसको 1 से 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में बांट करके कि अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मध्यम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और न्यून बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इस तरह से आप डायग्राम में बनाकर इसको शो कर सकते हैं तो अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है इससे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय या क्या क्या ठीक है कारक है जिससे भारत में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हम बात करें भारत में बाढ़ को नियंत्रित करने के ठीक है उपायों में से, जैसे यहाँ पर हम बात करें मैंग्रोव वन है, ठीक है जो समुद्र के जो किनारे कोस्टल एरिया में जो फॉरेस्ट या जो वन मिलते हैं कोस्टल एरिया में ठीक है उनकी लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत और लचीली होती हैं, ठीक है। और जो अतिरिक्त अवसाद या सेडिमेंट्स होते हैं उनको अपने पास रोक लेती हैं, ठीक है। बाढ़ की संभावना को ये बहुत कम ठीक है मैंग्रोव वनस्पतियां करती हैं। प्रौद्योगिकी को अनुकूलित करना, जो हमारे कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है उसको और अच्छे से सुचारू रूप से बना करके रखना, उसको तैयार रखना, उसको एक्टिव रखना, जिससे हमें समय से इन चीज़ों का पता लग जाए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम ठीक है उसको कंट्रोल कर सकें, बाढ़ के ऊपर किसी न किसी नियंत्रण कर सकें बाढ़ के ऊपर। और अगर नियंत्रण नहीं भी हो पा रहा है तो रोकथाम के लिए और जो वहाँ के जो व्यक्ति विशेष हैं या फिर जीव जंतु हैं उनको कैसे हम लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं, इतना तो किया ही जा सकता है, ठीक है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
देखो यहाँ संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय भी बताए गए हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, देखिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे जो है फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आसपास के एरिया को कह सकते हैं कि उनको जागरूक बनाना, ठीक है, और बाढ़ के कौन कौन से कारण है, उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, आसपास के लोगों को उसके लिए एक्टिव करना, ठीक है। भारत सरकार द्वारा, ठीक है, नदियों के ऊपर, ठीक, कैसे डैम बनाए जाएं, कहाँ कहाँ जो क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको चिन्हित करके, ठीक है, जो अतिरिक्त जल है उसको कलेक्ट किया जाए जिससे आसपास किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। ये इस तरह के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग, ठीक, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को संरक्षित या उस आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं और उस क्षेत्र को, ठीक है, सुनियोजित तरीके से हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटाव रोधी कार्य, ठीक है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है ब्रह्मपुत्र और ठीक है, ये देखो बराक घाटी है, असम में बराक घाटी, राज्यों में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी योजनाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर आप देखते हो ब्रह्मपुत्र और, ठीक है, उसके घाटी वाला जो बेल्ट है उस क्षेत्र में, जैसे आप लोगों ने एक घाटी का नाम सुना होगा, रैंप वैली से बोलते हैं, रैंप वैली या रैंप घाटी, ठीक है। जैसे आपको असम ब्रह्मपुत्र जो नदी है, रैंप घाटी में ही बहती है। कहने का मतलब है कि जो इधर का एरिया ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है, इधर का एरिया, और बीच में ही, बीच का जो घाटी, इसी में ही ब्रह्मपुत्र नदी ये बहती है। तो चूंकि दोनों एरिया उठे हुए और सकरे हैं, जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बीच से जाता है तो वह पानी भी ऊपर उठ करके दूर दराज तक फैल जाते हैं, ठीक है, इधर इधर फैल जाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की रैंप घाटी होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, बाढ़ जनित हो जाती हैं और उससे भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। भाई इसको भी ध्यान रखना है। देखिए यही सब चीजों को आपको खूब अच्छे से शॉर्टकट तरीके से, बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीके से बस पॉइंट वाइज अगर आप कर दे रहे हैं और साथ में ही डायग्राम भी बना दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बाढ़ क्या है, बाढ़ की संभावना, ठीक है, बाढ़ की संभावना को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे लोगों को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, हमारे पर्यावरण पर, ठीक है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है इस पर भी बहुत प्रभाव इसका पड़ता है। जीव जंतु वनस्पतियां एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, उससे भी काफी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो कई रीजन है। भारत में बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए उपाय, तो भारत में बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए बहुत सारे उपाय, जैसे देखिए राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, जलाशयों का निर्माण, समुद्री क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित बनाई गई है। क्यों? क्योंकि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है बाढ़ के लिए, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, भारत में बाढ़ नियंत्रण हेतु तो कुछ उपाय दिए गए हैं। और पर्यावरण पर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण पर बाढ़ का प्रभाव क्या है। तो पर्यावरण पर हमारे बायोडाइवर्सिटी पर, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगली क्षेत्र है, ठीक है, उन सब पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसको भी आपको यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे इकोलॉजी सिस्टम आज के समय में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाशकारी है। इसका सीधा असर इंसानों, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था के साथ साथ पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा पारितंत्र में पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियां आते हैं। जब भाई कहीं एरिया में अगर बाढ़ आ रहा है तो उससे हमारे पारितंत्र पर भी नो डाउट प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बाढ़ के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं और क्षेत्र, गहराई, समय और पानी की गति के आधार पर ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम, ठीक है, बाढ़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आप ठीक है, पूरा का पूरा एक आंसर आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। तो मैंने अभी यहां पर आपको बताया, ठीक है, मैंने भी आपको यहां पर ये बताया कि बाढ़ और बाढ़ के जो प्रभाव है, ठीक है, बाढ़ के कारण है, उसके भारत सरकार द्वारा रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं,
ठीक है, ये सब हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने देखे। ठीक है, तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। एनसीईआरटीज़ की बुक्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है, और अपने जानने वालों से भी अगर आप इसको एनसीईआरटीज़ की बुक्स के बारे में, ठीक है, पता कर सकते हैं कि कहाँ पे खूब अच्छे से इसको डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है खास तौर से। ठीक है, यूपी पीसीएस जुडिशरी के जो मेंस का, जो जीएस का जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।